अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के इसमें हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और इस शो में मेरा साथ देती हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नायरीन आईई की जिंदगी में बड़ी बड़ी अजीब चीजें आती हैं और आईई जब उनका मुशाहिदा करता है तो हंसी से लोटपोट भी हो जाता है और हरियाण भी हो जाता है। कल परसों मेरे जिंदगी में एक अनोखा वाकया पेश आया। मैं महल्ले में अपने एक दोस्त की तरफ गया तो फैल थैले की तरफ। जब मैं उसके दरवाजे पे पहुंचा और मैं डोर बेल बजाने लगा तो उधर कागज के ऊपर उसने एक नोटिस लगाया हुआ था जिसपे लिखा हुआ था, बेल बजाने के बाद बराए मेहरबानी थोड़ा इंतजार कीजिएगा, दरवाजा खोलने वाले ने पैदल आना है, स्कूटर पे नहीं। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार ये तफैल का क्या जरूरत पड़ी है ये नोटिस बोर्ड लगाने की। फिर मैंने सोचा वाकई हम में बर्दाश्त नहीं रहा, इंतजार नहीं रहा। उधर ही खड़ा मैं ये भी सोचता रहा कि कुछ दिन पहले मैं बिल जमा कराने के लिए जब गया हूं तो एटीएम मशीन भी साथ ही लगी हुई थी। अब यकीन माने कि अभी एक बंदा अंदर घुसा ही है बेचारा एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए, तो दूर से एक भाई साहब आ रहे थे जो वो उन्होंने आते ही एटीएम वाला दरवाजा खोल के कहा चलो भाई फटाफट करो। मैंने फिर उनको जाके समझाया हजूर 2 मिनट सब्र करे, जितनी देर उसको अंदर गए हुई है इतनी देर में तो वो एटीएम कार्ड प्लास्टिक के कवर में से निकलता ही नहीं है, उसके साथ चिपका होता है, उन्हें निकालता है पैसे तो आ जाता है, फिक्र ना करे। सब्र नहीं रहा हमें, बहुत जल्दी में हो गए हुए यार। खास तौर पे सर्दियों में ये नजारा जो है दरवाजे वाला ये अक्सर नजर आता है। अंदर से भी बेचारे रजाई में से निकल के या कंबल में से निकल के दरवाजा खोलने आते हैं और बाहर वाला भी ठंड की वजह से कह रहा होता है खोल दो छेती। गर्मियों में बंदा लेटा हो ना चारपाई पे तो को खड़ा खड़ा घर में हो तो फट छाल मार के चारपाई से उतर के खड़ा कौन है ऊपर सारा जाके छत पे भी चेक करके आता है, सारे कमरे भी देखता है। सर्दियों में अगर कोई खड़ाक होना तो बंदा कंबल के अंदर ही सोच रहा होता है बिल्ली होनी है ऐसी मेरे घर में किसने आना है। मगर सब्र जरूर करना चाहिए। शायद अगला बेचारा अंदर 1.5-2 रुपए की मूंगफली ला के तो उसका मजा ले रहा है। पाँचनाद मूंगफली से मुझे याद आया कि खोने का गम क्या होता है। ओहो। यकीन मानो आज मैं मूंगफली खा रहा था तो एक तगड़ा दाना मेरे हाथ से निकल के जब छिलकों में मिल गया बड़ी तकलीफ होती है। और मूंगफली की अजियत को तुम 2 से ज़रब दो तो चलगोजे की अजियत बनती है, कीमत के लिहाज से भी और उसको छीलने के वाले से। नहीं तो मैं तो तुम्हें अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि मूंगफली का दाना गुआचिया ना छिलकों में तो मुझे ऐसे लगा मेरा कोई स्कूटर उठा के ले गया। इतना मुझे गम, मैंने भी छोड़ा तो नहीं, मैं लब के उसको खा के फिर सोया। चलें जी खबरों की तरफ आते हैं। पहली खबर में शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं मामूली बनाव सिंगार से काम नहीं चलेगा, सिस्टम फरसूदा हो चुका है, पूरा ही बदलना पड़ेगा। शेख साहब ने तो इसी तरह की गुफ्तगू करनी है यार। कार बैठ के बंदा अगर बीवी बच्चों से भी बात नहीं कर सकता तो फिर दीवारों से बातें करे। मेरा ख्याल है शेख साहब सारे सिस्टम का ना कहें आपकी मेहरबानी, ज्यादा टाइम लगेगा और तकलीफ ज्यादा होगी। एक पेच बदल लेते हैं, कोई वजीर निकाल के आपको रख लेते हैं। मेरा ख्याल है इतने में भी सिस्टम ठीक हो सकता है अगर आप गौर करें तो। शेख साहब से रिक्वेस्ट करो कि पूरा सिस्टम छोड़े, ठीक करने के कितने पैसे लेंगे ये तुम्हें बताया तो है, बस एक पेज निकाल के उधर शेख रशीद लगा दो, सारा सिस्टम नवानकोर। जब शेख साहब सिस्टम में आ जाए तो फिर नहीं सिस्टम फरसूदा रहता है, फिर फलूदा हो जाता है। भारतीय खरबपति का 1 अरब लोगों को मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान। ये अरब मेरा ख्याल है कतर या दुबई वगैरह का अरब होगा, तो एक बंदे को बिजली दे रहा होगा ये भाई। 1 अरब लोगों को। हाँ जी, 1 अरब लोगों को। 1 अरब लोगों को तो खुद वो खरबपति है। खरबपति है। बस फिर महीने बाद ये बेचारा भी उसी लाइन में लगा होगा जिसमें ये 1 अरब लगे हो।
یہ پھر کسی اور سے بجلی لے رہا ہوگا. ایک ارب بندے کو بجلی دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. ادھر تم دیکھو تو صحیح, ہمارے ہاں بجلی 18 کروڑ کا نہیں پوری ہو رہی حکومت سے, تو وہ کلا بندہ ہی کہہ رہا میں 1 ارب کو بجلی دے دوں گا. بجلی کے پتیلے پہ بیٹھا ہوگا, شاپر بار بار کے دیتا ہے. صحیح بات ہے. ساتھ کہے گا کہ بھائی جی جنہیں دور جانا ہے شاپر ڈبل کرا لو, بجلی جرا تیز ہے سنگل شاپر پاڑ جاندہ ہے. یہ ہے کون بھائی صاحب؟ بھارتی بزنس مین ہے جی. بس پھر اس کو بیچارے کو کوئی بزنس میں پڑا ہے, کوئی لمبا چوڑا کاٹا اور پاگل ہو گیا. اب یہ کہتا پھرتا کہ میں کرب بندے نے بجلی دیا, میں چانتے مشینہ لا لڑی نہیں اگلی جاری. چین دے جڑے بیٹری والی لیٹر نے سارے میں بنا کے بھیجے. میں زمین سے مریخ تک میٹرو بھی چلا رہا ہوں. میں چڑیاں پکڑ پکڑ کے ان میں ہوا بھر کے ہوائی جہاز بنایا کروں, پھر میری اپنی ایئر لائن ہوگی. اچھا جی, یورپی ملک فن لینڈ اپنے ہر شہری کو 1,10,000 روپے مہینہ ادا کرتا ہے جی, اپنے پلے سے, اپنے پلے. فن لینڈ والے اور کیا بن گئی آپ کو خیانہ ختم کرنے ٹور پڑے ہو. ساری فلائی اور رفائی خبریں آج, 1 ارب لوگوں کو بجلی, اتنے پیسے. آج تو ساری خبریں ہمارا خون جلانے کے لیے. میرا خیال ہے یہ فن لینڈ والوں کو چاہیے کہ خیانہ پرنے کی طرف توجہ دیں. اگر نہیں آپ کو آتا یہ کام تو اپنا وزیر خیانہ ہمیں دے دیں اور ہمارے ڈار صاحب آپ لے جائیں, تاکہ ادھر لاکھ لاکھ ونڈنا شروع ہو اور ادھر وہاں پہ ٹیکس لگنے شروع ہو. آپ کو سمجھ لگے کہ کس پا وکتی ہے. کندھوں پہ اٹھا کے ڈار صاحب کو واپس کر کے جائیں گے. کندھوں پہ اٹھا کے وہ تو ہی بوئے چبار کرنا ہونا. چلو دوڑو. ہم سائنوں نے ہماری گورنمنٹ کو فون کرنا ہے, بھائی جی اپنے ڈار صاحب لے جائیں, ادھر برف میں ٹھر رہے ہیں بیچارے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آج کیا ہے سیاسی فلم عزیز صاحب؟ آج کا جو عنوان ہے میری فلم کا, فلم بڑی مہنگی میں بنا بیٹھا ہوں, اللہ کرے ویک جائے صحیح. بہت تگڑی کاسٹ اس میں ڈالی ہے اور اس کا کاسٹ کے حساب سے اس کے مینرزم کا بھی خیال کرنا پڑا ہے. آئی مین ذرا ساری چیزیں پوری کرنی پڑی ہیں, بڑی مہنگی فلم. اچھا لو جناب, آج کی فلم کے جو کردار ہے نا, ہائے ہائے ہائے, وزیر اعظم انڈیا مودی اور وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف صاحب ہے. اس سے مہنگی کاسٹ اور میں کیا ڈال سکتا ہوں؟ بالکل صحیح. اس کے بعد تو پھر فلم میں چینی ڈال سکتا ہوں. کیا میں یہاں صوفے پہ بیٹھ سکتا ہوں جناب؟ میرے بیٹھنے سے صوفے پہ پڑ تو نہیں جائے گی داب؟ میرا بوجھ اتنا نہیں لیکن گناہوں کا کافی زیادہ ہے. میرا پتھر چاٹنے کے بعد اب پھر دوستی کرنے کا ارادہ ہے. تو آپ کے گوڈوں کو لگا کے ہاتھ, تھوڑی دیر بیٹھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. جناب میاں نواز شریف, ہم ایک ہی غزل کے ہیں قافیہ اور ردیف. بہت رہ لیا حریف, آؤ اب بن جائیں حلیف. اس سے پہلے کہ میرے پیٹ میں اٹھے پھر کوئی تکلیف, اندروں باروں بے عزت ہو رہا ہوں, کہیں سے تو ملے ریلیف. وہاں پر تو میں تھوڑا پیتا ہوں, وہاں نہیں ملتی گولڈ لیف. جناب مسٹر مودی صاحب, کبھی نئی بھی پہن لیا کریں جراب. بھارت کے لیے تو آپ ٹھہرے قدرتی عذاب. فضول بول بول کے زبان کے ساتھ منہ بھی کر لیا ہے خراب. اگر آپ لگا لیں سارا خضاب تو لگے گا جیسے باگڑ بلا کر کے بیٹھا ہوا ہے نقاب. آپ کو جگت کرنے والے کو بھی ملتا ہوگا ثواب. ہمیں پتا تھا کہ امریکہ کے پریشر کی نہیں لا سکیں گے تاب. ہمیں آکڑ رہے تھے بن کے جعلی نواب ابن نواب. پا نواز شریف ایڈا بھی سچ نہ بول, اتنی دور سے چل کے آیا ہوں, میرے ساتھ کچھ دکھ سکھ پھول.
لوگ میرا نام لے لے کے کرتے ہیں مخول. بھارتی مسلمان مجھے دیکھ لیں تو پڑھتے ہیں لا حول. جہاں بھی جاتا ہوں خراب ہو جاتا ہے ماحول. منہ سے نکلنے لگتی ہیں باتیں اول فاول. کوئی کہتا ہے سیاسی پاٹا ٹول اور کوئی کرتا ہے الفاظ کی چھتراول. آپ نے ویسے اپوزیشن کو کیسے کیا ہے کنٹرول؟ مجھے تو کوئی بیٹھنے بھی نہیں دیتا اپنے کول. بہار والوں نے تو کوے سمجھ کے اڑا دیا بی جے پی کا پورا گول. بس یہ سب گول تھے کچھ نہ پھول. روز اول سے ہی آپ کے عجیب رہے ہیں انداز. پاکستان کے خلاف تو یوں کھولا ہے محاذ جیسے محلے کی لڑائی میں عورتیں کھولتی ہیں ایک دوسرے کے راز. کبھی کوئی پی ایم بھی ہوا ہے اتنا زبان دراز, تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے دید لحاظ. کچھ جگہوں پہ آنا پڑتا ہے باز. اب واقعی چاہتے ہو دوستی کا آغاز یا پھر نکلو گے وہی ڈرامے باز؟ کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ بندہ ہوں میں ذرا ہولا. میرا تو بچپن سے ہی نک نیم تھا مودی بڑبولا. رے ڈولا رے ڈولا رے ڈولا من ڈولا رے ڈولا رے ڈولا. اگر چاہتے ہو کہ منہ سے فضول باتوں کی باہر نہ آئے کھیپ تو لگوا لو ہونٹوں پہ پرماننٹ ٹیپ. جیسے مردہ بولے گا تو کفن ہی پھاڑے گا, ویسے مودی بولے گا تو کلیجہ ہی ساڑے گا. مانا عالمی طاقتوں کے سبب مجھے ہونا پڑ رہا ہے شانت, لیکن یاد رکھو میں سیاست کا ہوں رجنی کانت. بے بہرا بھی ہوں بے صبر بھی ہوں اور رج کے تنگ نظر بھی ہوں. سمجھ نہیں آ رہا کہ تہاڈا یہ بیان کدے والے. ہن دسو یہ سوچدا کی حال ہے؟ او بھائی جی یہ فخر والی نہیں شرمندگی والی گل ہے. ایویں نہیں لوکی کہندے کہ ایشیا دا فضول وجن والا ٹال لے. فی الحال میں نے ڈپلومیسی کر دی ہے چینج. مذاکرات کھیلنے کا فٹافٹ کر لو ارینج. فی الحال بھیجی ہے اپنی سشما سوراج. کتنا برا لگے گا وہ تمہارے مشیر کو کہے گی سرتاج. اسے کہو اپنا نام بدلے کہیں پٹھا نہ پڑ جائے رواج. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں تعلقات کی بحالی تو یاد رکھیں دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے تالی. بارڈر پر گولی روکیں اور دل سے گالی, ورنہ اپنی تو جیسے تیسے تھوڑی ایسے یا ویسے کٹ جائے گی. آپ کا کیا ہوگا جناب علی. بارڈر پہ فائرنگ کرنے کی شرارت بھی خود کرواتا ہوں. جب تک ٹھا ٹھا کی آواز نہ آئے سو نہیں پاتا ہوں. یہ نہ سمجھیں کہ مقصد آپ کو ستانا ہے, بس کیا کروں بچپن سے طبیعت ہی مجرمانہ ہے. اگر آپ نے بارڈر کی کشیدہ رکھنی ہے صورتحال تو ہم بھی سیدھی رکھیں گے اپنی بندوقوں کی نال. پھر سوچتے ہیں کہ کس لیے ہم لگ پڑے ہیں دشمنیاں پالن. چھڈو بندوقاں تے بہ کے ویکھیے ودیا بالن. آہو آہو تسی بنا لو گرم گرم روٹیاں تے اسی تیار کر لینے ہیں پوجے سالن. ایموشنل ہتیاچار مت کرو. پہلے ہی عامر اور شاہ رخ کے ساتھ ہو رہی ہے میں تو اور ہماری حکومت پہ کم تو نہیں ہو رہی تو. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اپنی پالیسیوں پہ کریں غور. واجپئی بھی تے آ گیا سی میرے کہن تے لاؤ. بس کرو ایویں کرانا بہنا کچھ ہور دا ہو. پالیسی بدلی ہے تو وزیر خارجہ بھیجی ہے پاکستان, ورنہ ہم تو اکیلے بننا چاہتے تھے پردھان. کرکٹ میچ بھی کروائیں گے اگلے سال سارک میں شرکت کے لیے خود پاکستان آئیں گے.
मैं खुद बड़ा अच्छा प्लेयर हूँ, जितना मर्जी खिला लो। अगर शक है तो अभी ज्यादा सांपों वाली लूडो मंगवा लो। हार जीत छोड़े, इस बात से दिल डरता है, क्योंकि चाहे लूडो का हो, सब का लिहाज करता है। हम चाहते हैं कुछ ऐसा करें कि बढ़ जाए तजारत। कश्मीर पे बात किए बगैर सब मेहनत जाएगी अकारत। हम बन गए हैं इस इलाके में सबसे ज्यादा मजबूत। फिर वही गल रहे ना, नेरा ऊत दा ऊत। तेरी इन्हां हरकतां तो तेरी आवाम ने फेरने ने तेन जूत। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। VIP सिमोसी, 5 स्टार समोसे, चिड़वेरे उड़ी, गुलाबदारी। यार जुनैद, ये लाहौर की सड़कें ही बनती बुनती नजर आ रही हैं और टूट भज हो रही है और कुछ पुल शोलर अंडरपास बन रहे हैं, वरना दूसरे शहरों में तो लोग बड़ा रोना रो रहे हैं। बड़ी बुरी हालत है सड़कों की। गलियों मोहल्लों में इवन लोग कहते हैं यार कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। बल्कि कुछ लोगों ने, दोस्तों ने ये भी बताया कि जी भाई जी हमारे यहाँ सड़क बनी थी, एवं कुछ 6 महीने में फिर टूट गई है। इफ्तिताह से पहले सड़क गायब हो जाती है। इफ्तिताह यानी सड़क मुकम्मल करने के बाद ठेकेदार ये दुआ कर रहा होता है कि या अल्लाह बारिश ना हो जाए। अच्छा, हालत तो यहाँ तक खराब है। बारिश हो जाए तो इफ्तिताह से पहले टूट जाती। हाँ, फिर जो इफ्तिताह करने आता है उसको ढूंढना पड़ता है कि किधर थी सड़क। फीता तो लगा हुआ, सड़क नहीं है। वाह 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 वाह, बह जाती है सड़क। गत्ते की बनाते हैं, गत्ते की भी बना दें तो बड़ी उनकी मेहरबानी है। मतलब ऐसे भी है, मतलब ये कोई, मैं कोई अनहोनी बात तो नहीं कर रहा कि पाकिस्तान में सैकड़ों मिसालें ऐसी तलाश की जा सकती हैं। जिम्मेदार आदमी है, सही बात कर रहे होगे कि सड़कों का वजूद नहीं होता और सरकारी खजाने से उन सड़कों की जो अदायगी है वो ठेकेदार को हो चुकी होती है, और उस ठेकेदार को कितनी, उस टोटल रकम में से ठेकेदार को कितनी मिलती है और उसके सरपरस्तों को कितनी मिलती है, ये कोई राज की बात तो नहीं है। ठेका देने वालों को कितनी मिलती है से मेरा ख्याल है जो वर्स्ट हालत है पाकिस्तान में, वो करप्शन के हवाले से देखी जाए तो बिलाशुबा मुंह से जो पहला लफ्ज निकलता है ना, वो ये जो एक बड़ा इदारा है, जो सड़क, किसी सड़क का नाम ज़हन में आता है, वो NHA या नेशनल हाईवे अथॉरिटी या CNW जो सूबाई इदारा है, इनके अब नाम ज़हन में आते ही करप्शन, ऐसे लगता है कि लाजमो मलजूम हिस्सा है करप्शन और ये इदारे। अगले फुटी जान फकीरा पिछले फुटी जान देने, पुटन पुटन वाले दो वही मौजा लुटी जान। मेरा जरा ये रिपीट करो ताकि व्यूअर्स को समझ आ जाए बात क्या है। अगले कुटी जान फकीरा पिछले पुटी जान देने, पुटन पुटन वाले दो वही मौजा लुटी जान देने। अब ये मामला क्या है? एक बना के जाता है, दूसरा फिर तोड़ने आ जाता है। तोड़ने पे, मुरम्मत करने पे, नई बनाने पे हमारे यानी कयास और अंदाजों से, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनके अंदाजों से कहीं ज्यादा लागत आ रही है पाकिस्तान में सड़क बनाने पे, और सड़क बनाने पे भी और सड़क की मुरम्मत पे भी। ये ज्यादातर तरजीह देते हैं हमारे सरकारी इदारे मुरम्मत को। मुरम्मत में ज्यादा खांचे हैं, पता नहीं चलता कि कितने पैसे लग गए, और उतने, मतलब एक बड़ी रकम उसका अगर तनासुब देखा जाए तो उसे उड़ाने का मौका मिल जाता है नई सड़क में चूंकि। लेकिन अच्छा, हैरान रह जाता है इंसान कि दुनिया में हम सड़कों के मयार के हवाले से शायद किसी मुल्क को भी कंपीट नहीं कर सके अब तरी के हवाले से, इतनी नाक़िस सड़कें हैं। अब जो एस्टिमेट है, अगर आप पाकिस्तान में एक्सपर्ट से पूछें तो जो एस्टिमेट दिया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट जो अवार्ड किया जाता है उस वक्त, अगर उसके मुताबिक सड़क बनाई जाए तो हमारी सड़कें यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को न सिर्फ कंपीट करती हैं बल्कि शायद कदरे बेहतर है। अच्छा, कितने अफसोस की बात है कि अगर NHA को छोड़ो, NHA की मैं बाद में बात करता हूं, अगर सिर्फ पंजाब में CNW के एस्टिमेट्स लगाए जाएं तो अगर एक सड़क, वो मतलब अगर 10 फुट चौड़ी 1 किलोमीटर लंबी, अगर सड़क पे लागत लगाई जाए, लागत का तखमीना लगाया जाए तो वो 45 या 50 लाख रुपए बनता है।
کیا بھائی؟ सरकार को ये सड़क कितने में पड़ती है? हुकूमत को अगर सिर्फ इसमें लीगल करप्शन को शामिल किया जाए, मैं लीगल करप्शन कह रहा हूं, ये भी एक अजीब सितम ज़रीफी की इंतहा है, लीगल करप्शन। मतलब टाइप्स हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, ये एक लीगल करप्शन है जो होनी है, जिसमें ये 7 से 8 हमारे अफसरान हैं CNW के, जो मतलब ये मैंने थोड़ा सा इस पे चॉकआउट किया है, बड़े अजीब, मतलब सब इंजीनियर है, SDO है, एक्सीएन है, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, SC सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, फिर चीफ इंजीनियर, ये सब मिलके मतलब इसमें हिस्सेदार होते हैं। मतलब कोई एक्सेप्शन भी होगी, मैं ये नहीं कहता, कोई वो भी बताता हूं कि एक्सेप्शंस क्या हैं। ठीक है, अब उस एक सड़क के टुकड़े पे अगर लागत आती है इसकी कमोबेश 45 से 50 लाख रुपए, हुकूमत को वो पड़ती है 75 से 80 लाख रुपए में। सीरियसली? यानी दुगनी विद लीगलाइज्ड करप्शन। और अगर यही सड़क NHA बनाए तो इसमें परसेंटेज का इजाफा नहीं होता, इसमें दुगना या 3 गुना इजाफा हो जाता है, क्योंकि NHA एक अथॉरिटी है, वो किसी के आगे जवाब दे नहीं है, उसने सिर्फ वजीर आजम को जवाब देना होता है। और वहां पे अब मैं कौन सा पंजाबी का या उर्दू का मुहावरा बोलूं, नहीं होता, वजीर आजम के पास टाइम ही नहीं होता जवाब लेने का। एक साबिक वजीर आजम के पास बहुत टाइम था NHA के लिए। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके जब उनकी अहलिया ने, यानी हमारी फर्स्ट लेडी ने एतराज किया कि खुद तुम पैसे कमाते जा रहे हो, मेरे पास तो पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो उन्होंने तोहफतन जो NHA के अमूर थे वो अपनी अहलिया के स्पुर्द कर दिए थे। और एक बहुत बड़े पंजाब के कॉन्ट्रैक्टर ने जो उस मुलाकात में मौजूद थे, उसमें अहलिया ने साबिक वजीर आजम साहब से कहा था कि अब तुमने NHA मेरे स्पुर्द कर दिया, अब इसमें मुंह ना मारना। और वही जो फर्स्ट लेडी थी वो लाहौर में एक 5 स्टार जो कंट्री क्लब है उसमें बैठ के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया करती। बड़ा लंबा चौड़ा नोट होगा तो फिर इतनी ऊंची जगह अच्छा, पे अब तुम ये नोट पे भी जरा गौर करो कि कितना लंबा चौड़ा नोट है कि जो NHA जो टोल टैक्स इकट्ठा करती है, हुकूमत देती है, उसको एक साइड पे रहने दो। जो NHA खुद मुझसे या तुमसे जो गाड़ियों के गुजरने पे टोल टैक्स लेती है, टोल प्लाजा पे, यार तुमसे ले, मैं स्कूटर का किस बात कर दूं? स्कूटर तुम साइड से निकल जाते हो। 22 अरब रुपया। सीरियसली? हाँ जी, 22 अरब रुपया सिर्फ NHA। सीरियसली कहती हो, वो लुटिया डाल के सुना रहा है, सीरियसली सुना, 22 अरब अजीजा अरब। यार तो सीरियस मुंह रख के सुनाओ। 22 अरब रुपए की सिर्फ, और हुकूमत जो देती है वो तो कहते हैं कि जी हमारी मुरम्मत पे भी कमोबेश 45-50 अरब रुपए हमें दरकार है, NHA कहती है। अब तुम बताओ NHA के, मेरा ख्याल है कि जो उनकी अपनी सड़कें, उनकी लंबाई 7000 किलोमीटर है, तुम NHA की किसी सड़क पे सफर करके देख लो, बताओ कि इस पे मुरम्मत पे 40-50 अरब रुपया सालाना लगा नजर आता है। इतना जो इकट्ठा होता है कि सड़क से अरबों रुपया ये इधर उधर लगाने की बजाय उसी सड़क पर ही अगर लगाते रहे तो मेरा ख्याल है वो सड़क नवी नकोर रहे सारी जिंदगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। मगर वो टाल पलाइया लेके तो कई लोगों को तो टाल देते होंगे ना कि चलो शाबाश तुसी निकलो। ये जो सारे मैंने एस्टिमेट बताए, ये मैंने जो लीगलाइज्ड करप्शन है वो बताई है। अगर अब जमहूरियत का एक ये भी तोहफा है कि जितने तरक्याती काम होते हैं उन पर या तो पहले वो MNA MP अपने फंड से बनवाते हैं, अगर अपने फंड से बनवाए फिर तो 15% और इसमें इजाफा कर लिया जाए, और अगर वो अपने फंड से नहीं भी बनवाते तो उनकी जगहगिरी है कि अगर उनके हलके में काम हो रहा है तो उनका 10% लाजमी ठेकेदार को MNA MPS को देना पड़ता है, वरना उनकी शिकायत लगा दी जाती है। अब देखो कि ये एस्टिमेट किए 3-3 गुना। सरकारी इमारतों का भी यही हाल है, अभी तो मैं सिर्फ सड़कों की बात कर रहा हूँ, सरकारी इमारतों का भी यही हाल। सरकार के हाथों जो भी काम होता है उसमें फिर दाना पानी इधर उधर का 3-3 गुना। हालांकि अगर सरकार सड़क बनाएगी तो वो तो आधे रेट में सस्ती बनानी चाहिए, बिल्कुल सस्ती बनानी चाहिए। क्या जी सरकार के अपने मिस्त्री? हाँ नहीं, सरकार इसलिए कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करती है ना, वो बड़े लेवल पे करती है, तो कॉन्ट्रैक्टर को ये लालच होता है सरकार से कि जितना मैंने सरकार से पैसा कमाना किसी और से तो नहीं कमा सकता। एक अंदाजे के मुताबिक अगर यानी जो कॉन्ट्रैक्टर का ये रिश्वतें दे के जो उसका खालिस मुनाफा बनता है, जो हलाल का अगर वो मुनाफा कमाए तो 20% बनता है,
20% अगर तो आपने ईमानदारी से जीरो अपना करप्शन पे करना है तो फिर प्राइवेट हो या सरकारी हो उसका रेट एक ही होना चाहिए। इसमें ये नहीं होता कि सरकारी जो है वो घट बनाए नहीं वो वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है ना, मतलब एक तो प्राइवेट के लिए भी ज्यादा नहीं, प्राइवेट तो नहीं ना, सड़क तो बनती ज्यादातर जो है 90% रोड्स जो बनती हैं वो तो सरकार ने बनवानी होती है ना, तो जो सरकार अगर सड़क बनाती है तो जाहिर है उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर को फायदा ही फायदा है। बस फिर इतनी अगर लंबी चौड़ी करप्शन होती है तो फिर सड़कों पर क्या लगना होता है, फिर तो यह है जेबों में ही लगना होता है। यार ये जो सड़कों और सरकारी बिल्डिंग्स के हवाले से जो करप्शन है, इस पर मैंने एक दफा अपने 10-12 कॉन्ट्रैक्टर जो दोस्त हैं जो हैं उनसे मैंने बात की थी। 10-12 दोस्त तुम भी यही काम तो नहीं करते। सुनो तो सही, तुम हैरान रह जाओगे कि उनसे मैंने पूछा, और मेरा ख्याल अगर उनका एवरेज एक्सपीरियंस लगाया जाए इस फील्ड में तो सबको कोई 30-30, 35-35 साल हो चुके हैं। मैंने उनसे पूछा जी ईमानदारी के साथ बताएं, इतनी लंबी आपके ये प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस है, आपको कितने ऑनेस्ट ऑफिसर मिले हैं C&W में या NHA में जिनके आप काम करते रहे? मैं हल्फन आपको बता रहा हूं कि उन 12 में से किसी एक ने भी मुझे 4 या 5 से ज्यादा तादाद नहीं बताई। उनकी प्रोफेशनल लाइफ में उनका जो वास्ता रहा होगा इन सरकारी अफसरान से, उनकी तादाद 150, 200 होगी। वो कहते हैं जी अगर परसेंटेज में लगाया जाए तो ये 3 या 4% बनते हैं, यानी गिनती के उन्होंने कहा हमने पूरी जिंदगी में 4 या 5 ईमानदार ऑफिसर्स देखे। नहीं, ये पूछने की किसी को जरूरत ही नहीं है, सड़कों की हालत देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतनी परसेंटेज हो। इस हवाले से एक मशहूर लतीफा बना हुआ है ना कि किसी पाकिस्तान के सरकारी ऑफिसर ने 2 कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया और सड़क का ठेका देने की बात की, तो चीनी इंजीनियर को बुलाया, चीनी ठेकेदार को बुलाया, उससे पूछा यार ये सड़क कितने की बनाओगे? तो उसने कहा जी 30 लाख की। उसने कहा जी कैसे? उसने कहा 10 लाख का मटेरियल है, 10 लाख की लेबर है, 10 लाख मेरी जेब में जाएंगे। उसने कहा ठीक है। पाकिस्तानी से पूछा तुम कितने की बनाओगे? कहता जी 90 लाख की। कहता जी कैसे? कहता जी 30 लाख मेरा, 30 लाख आपका और 30 लाख दे के मैं इस चीनी इंजीनियर से, चीनी ठेकेदार से सड़क बनवा लूंगा। चीनी पास से बेचारे चाइनीज में ऐसा होगा। नाज़रीन, में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, रोज बरोज बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसाइल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ट्रैफिक वार्डन। करते हैं ना, बात कर लेते हैं। अभी नहीं, मेरी बात तो सुन लो बेटा, मेरी बात सुन लो। भाई साहब, मैंने इंटरव्यू देना, आपकी मेहरबानी है इस वक्त ना मुझे डिस्टर्ब करें। बेटा बाहर मेरी ट्राली फंसी हुई है, रश बहुत ज्यादा। या तो मैं आपको कह रहा हूँ, आपने मुझे लाइसेंस दिखाया है? नहीं। आपने ट्राली के कागजात दिखाए हैं? नहीं। आपने अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया है? नहीं। तो मैं क्यों छोड़ दूं तुमको? मैं आपको 100 का नोट दिखाऊं? नहीं, मैं लेटा नहीं। 500 का? मैं लेटा ही नहीं। 1000 रुपए का? मैं लेटा ही नहीं। मैं क्या करूं, मैं किधर चला होड़ बड़ा ना, होड़ बड़ा। 2000 रुपया? मैं लेटा ही नहीं। बेटा ट्राली, एक लोग, तुम लोग एक गलत काम करते हो, ऊपर से थ्रेट करते हो हम लोगों को। वार्डन साहब इधर तशरीफ ले आए ना, आ जाए तशरीफ सर, लाए। ये टेंशन दे रहा है मुझे। आई एम सॉरी सर, आई एम। क्या इसने जुर्म क्या कर दिया है? सर बात ये है, देखें, सर मैं बताता हूँ सर। मैं भी बताने लगा हूँ। मैं कोई पागल तो नहीं हूँ जो नहीं बताऊंगा। मैं साफ बताता, मैं झूठ नहीं बोलता। हुआ ये है जुनैद साहब, ट्रैक्टर ट्राली है इसके पास, ऊपर गन्ने लादे हुए हैं। अब यकीन माने कि जितनी इसकी ट्राली है, को 10 फुट इधर को है गन्ने और को 10 को फुट इधर को है गन्ने, और पीछे को भी को 10 फुट निकले हुए हैं। मुझे रखने वाले, और सुबह के टाइम लेकर सड़क पे चढ़ गया। इसको है कल कोई माता थी? बेटा जिस सड़क पे मैं जा रहा था ना, मैंने उन्हें कहा है बेटा जिस सड़क पे मैं जा रहा था, यकीन करना, आगे वहां सड़क बन रही थी तो मैं वहां से यू टर्न मार के वापस आ रहा वन में जा रहा था। अब एक तो सारा ये माल इसका बाहर निकला हुआ है, दूसरा वन में जा रहा है। इसको मैंने कहा तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, अगर यू टर्न बन गए हैं, नए बनाया तो आप लोगों के लिए बनाया, उधर कोई बच्चों को झूले देने के लिए तो नहीं ना बनाया। तकरीबन 1 फरलांग पे यू टर्न है, तुम ऊपर से आ जाओ। कहता नहीं, मैंने तो कहा कि इतने 60 ही मोड़, तो मैं इधर से मुड़ जाता हूँ। तो मैंने कहा फिर 60 ही वार्डन खड़ा है, उसको फिर चलान करा लो। जब घर से निकलते हैं ना जी सर, 3 दुआएं मांग के निकलते हैं। या अल्लाह, एक तो वो बंदा मत्थे ना लगे जिसके मैंने पैसे देने हैं,
दूसरा बंदा वो सामने ना आए जिसे हम मनहूस कहते हैं कि सारा दिन बंदे का काम ही ना हो, और तीसरा वार्डन मथे ना लगते। वार्डन मथे न लगे, तुम लोग जितना मर्जी सड़कों पे डंडनाते फिरो, जो मर्जी करते फिरो। जुनैद साहब, सारे शहर की सड़कें पुटी हुई हैं लोगों ने, ऊपर से जो यू टर्न आपको पता है पहले मेट्रो बन रही थी, अब ऑरेंज ट्रेन बन रही, उसकी वजह से सारे ट्रैफिक शहर की जो है वो बेहंगम हुई है, फंसी हुई। देखें मेरी बात सुने, ये तरक्याती काम पहले भी होते रहे, इन्हीं शहरों में होते रहे, उस वक्त तो आप मैनेज कर लेते थे, अब आपको क्या हो गया? पहले तरक्याती काम जो होते थे, एक गली बन गई, एक सड़क बन गई, अब ट्रेन बनाना कोई छोटी बात है? देखे तो सही, ऑरेंज ट्रेन ऊपर से, कलर कोई और होता चलो फिर भी ठीक है, ऑरेंज पे तो वैसे ही रुक जाती है। यार उस बेचारे का अगर आपने चालान करना है चालान करें, जो करना है करें, उसको जाने तो दें ना। किस पे करूं? ना इसके पास शनाख्ती कार्ड है, ना इसके पास लाइसेंस है, ना इसके पास ट्रैक्टर के कागज है। उस बेचारे ने गन्ने कहीं पहुंचाने होंगे, गन्ने कहीं पहुंचाने, ये नहीं पहुंचने, इधर ही रेडी लगाया, अब गंडेड़ियां काट करके बेचेगा। मैंने नहीं इसको जाने देना, ये बात उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं इसके कागज नहीं चेक करूंगा या इसको अंडर नहीं करूंगा। आपको पता है ही नहीं, गन्ने का वजन कम होता जाता है जितनी देर वो ट्रॉली पे रहता है। बेटा बिल्कुल सही कहा, यानी जितनी देर वार्डन ने खड़ा किया हुआ, उधर आपने वजन भी कम कर दिया। गन्ने निकाल के 12-13 तो ये खा गए हैं। झूठ, इस बात पे तो मैंने तुमको छोड़ना, इस बात पे अगर मैं अब तुम्हारा चलान नहीं ना करूंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। तुमने क्या बड़ा 13 गन्ने खा गए, घटिया बात कर रहे हो तुम। यकीन करें 10 खाए हैं। मैंने सिर्फ 10वें गन्ने पे कह दिया था, मैं कहा यार मेरा मुंह छिला गया, तो आगे से कहता है कि इस तरह तो होता है फिर इस तरह के गन्नों में। और अब ये देखे ना कागज दिखा रहा है, ना ये मुझे अपना लाइसेंस दिखा रहा है। मैं कहता हूँ चलो लानत भेजो लाइसेंस पे, कोई बात नहीं, लाइसेंस के बगैर और भी लोग चढ़ा रहे हैं, मैं तुमको छोड़ यार कागज तो दिखा रहा, मुझे क्या पता तुम किसी का ट्रैक्टर ट्राली चोरी करके ले आए। ये मेरा ट्रैक्टर है ही नहीं। देख ले, वही बात निकल रही है ना, ये मेरे बेटे की है। बताओ तो बेटे की ट्रैक्टर ट्राली क्यों लेकर बैठ रहे? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसने कहा अब्बा जी फैक्ट्री माल पहुंचाना है इसको। मेरी बात कराओ फोन पे, मेरी बात कराओ। मेरे पास फोन नहीं है, तुम नंबर मिला दो। यार इसके पास फोन भी नहीं है तो इसके पास है क्या? सवाल गन्नों के हद हो गया तुम्हारे वाली। क्या नंबर है तुम्हारे बेटे का? उसके पास फोन नहीं है। यार मैंने नहीं छोड़ना इसको, मैंने नहीं इसको छोड़ना। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अब एक ही सूरत है, तुम अब बंद हो गए, खुद भी हवालात में बंद करना पड़ेगा। और कोई सूरत नहीं है ना जिसके पास ना ट्रैक्टर ट्राली के कागज है, ना इसके पास आईडी कार्ड है, ना इसके पास लाइसेंस है, तो बताए मैं इसको किस तरह चलान करूं? फोन का भी इस पे केस बनता है। फोन कौन सा? ये इसके ने झूठ बोला मेरे पास फोन है तो है नहीं। इसको कम से कम इसको फोन सुनने का केस बनना चाहिए। साहब कह रहे फोन है नहीं, ये साहब फोन सुनने का केस। तो फिर इसने मुझे क्यों, मैं मजाक हूँ जुनैद साहब, हम लोग मजाक है। एक हमारी तन्हाई नहीं बांट रही है, एक हमें ये जलील करते हैं सड़कों के ऊपर, हमको ये मजाक समझते हैं। और सर आप लोगों का जोर से ना बढ़ने का अजाब हम पे क्यों डाल रहे हैं? पब्लिक पे और क्या करे बताएं? दीवार को टकरे मारे, ये जो सामने से गाड़ी आ रही है उसको टक्कर मार दे। आप यकीन करें एमए हिस्ट्री किया हुआ है मैं। अच्छा, मुझसे पूछे टिप्पू सुल्तान की क्या ट्रिपलाइज की मैं क्या थी? मुझे क्या पता है, मैं वार्डन हूँ कि उसकी डाई हूँ। वैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है सब कुछ। अच्छा। इसको तो अपनी तारीफ पैदाइश नहीं याद, इसलिए मुझसे क्या बात करनी। आप लोग, मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं जुनैद साहब। ये लोग जो होते हैं ना, ये जो गाड़ियों पे फिरे होते हैं, इनके जहन में ही होता है ये कोई गरीब आदमी है इसलिए ये वार्डन पार्टी हो गया। सबसे पहली बात ये है, अब यकीन माने इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, इस लहजे से गुफ्तगू करते हैं का अफसोस होता है कि यार क्यों भर्ती हो गए। मैंने तो 3-4 जगहों के ऊपर अपनी सीवी जमा कराई हुई है। किसी जगह से भी कॉल आ गई, मैं तो डिजाइन करके उधर चला जाऊँ। ये जो ट्रैफिक वार्डन्स में बढ़ती हुई मायूसी है, ये बहुत बड़ा मसला है। मायूसी इस बात की भी नहीं है, यकीन माने तनहा भी हम थोड़ी करके गुजारा कर रहे हैं। अब देखे जरा आबादी किधर को बढ़ती जा रही है, गाड़ियां आप खुद कह रही है 3-4 गुना बढ़ गई है। वार्डन जो है उन
बजाय तादाद बढ़ने के कम होती जा रही है, कम तादाद के ऊपर लोड ज्यादा कटे जा रहे हैं। सर आप यकीन करें, हम 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त, पूरे लाहौर की ट्रैफिक हमने संभाली हुई जी और हमने सीधी करनी है ट्रैफिक। 4 दोस्त, तो बाकी सारे कहाँ हैं? बाकी तो साढ़े CM PM की ड्यूटियां देते फिरते। असल मसला, असल मसला। ये ये काट देना, ये काट देना, और सर इन लोगों का तो इनकी मौजें लगी होती है, SP की तो मौजें लगी होती है, मरता तो हम लोग ही है ना, हम लोगों ने फिर जाकर तो इन लोगों का इनको भी जोर गुस्सा सर पे। सिर्फ मेरी बात सुन ले, इन लोगों का जोर सिर्फ गरीब पर चलता है। जब इन्होंने मुझे खड़ा किया हुआ तो हमारे अफसरों का रोब क्या CM पे चलता है? उनका भी गरीब पे ही चलता है। सर ये जब मेरा चालान काटने के लिए मुझे खड़ा किया हुआ था, मेरे सामने बड़ी गाड़ियों वाले गुजरे इशारा तोड़कर सर। हाय। सर ये गलत झूठ बोल रहा है। आप मेरे साथ अभी उठ के चले, एक भी इशारा टूटा हुआ होगा ना, मैं उधर ही बेल्ट उतार के वो जल्द से जुलूस जब होते हैं, कोई जुलूस गुजरना हो बोड़ोड़े बाढ़ के टट्टू, उसका मतलब है वायलेट करके गुजरे हैं। अन्य वो टड़ोसी होते हैं। मगर देखे जुनैद साहब, इतनी बेइज्जती हो रही है, यकीन माने ना तनख्वाहें बढ़ रही हैं, जेब से पलटी हुए हैं, उसी तनख्वाह पे गुजारा करे, ना हमें कोई तरक्की दी जा रही, ना हमें कोई फैसिलिटी मिल रही, कोई किसी किस्म कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ, या मैं इन जैसे लोगों को सीधा करके छोड़ूंगा, नहीं तो मैं डिजाइन देकर चला जाऊंगा। इतने ये पैसे कमाते हैं, इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती। 4 पैसे, कितने पैसे कमाते हो तुम? तकरीबन जी महीने का 60-70 हजार रुपया। 60-70 हजार कमा लेते। जी जी। कितने की ली थी ट्रैक्टर टड़ा ली? मैंने तो चलती भी ली थी जी 8 लाख रुपए की। बस ट्रैक्टर भी टड़ाली भी, जी ट्राली भी। तो ऊपर गन्ने कितने के लेके डाले? वो तो जनाब किसी का माल होता है जो हमने लाद के फैक्ट्री छोड़ के आना होता है। सिर्फ कढ़ाया सर सिर्फ कढ़ाया साहब। जी सर। शर्म नहीं आती इन लोगों को, देखें जरा 60-70 हजार रुपया ये कमाता है ट्रैक्टर ट्राली से, सिर्फ 8 लाख की आ जाती है। जी चलती हुई। तो जो उसके पीछे पपुया टांग नकल लिखा होता है, वो बाद में लिखवाया था, पहले लिखवा दिया। वो मेरे बेटे ने लिखवाया था, उसका नाम पप्पू है। तो पप्पू जिसका बेटा ना हो वो भी लिखवा सकता। नसीब अपना अपना। जुनैद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, अब तो मैं इसको चलो थोड़ा हाथ वाला रखूंगा, मैंने के बाहर जाकर इससे बिजनेस डिस्कशन करनी, मैंने भी नौकरी छोड़ देनी। हमसे यही अच्छी है, हमसे यही अच्छी है बेटा। एक इनसे हम लोग जलील होते हैं, ना तन्हाएं बढ़ रही हैं, ना हमारा अखड़ा जाट पूरे होते हैं, ना हमें कोई ऐसी उम्मीद है आगे कोई तरक्की की या कोई क्या फायदा मास्टर करने का। MA किया हुआ है मैंने, टीपू सुल्तान का तो मैं मजाक कर रहा था, MA हिस्ट्री मैंने किया हुआ, अल्लाह के फजल से अच्छे नंबरों से मैं क्लियर किया था। 2000 साल तक की पुरानी हिस्ट्री मैंने शौक से पढ़ी हुई है। मुझे ये भी पता है कि कैमल शाह साहब किस कॉलेज में पढ़े हुए, इतनी पुरानी हिस्ट्री याद है मुझे। आप बिलीव करेंगे कि तनख्वाह मेरी कितनी है? सिर्फ 36,000 रुपये। सिर्फ 36,000। और बेटे छोड़ इस नौकरी को, रो वाली रेड़ी लगा ले। इससे ज्यादा कमाई तो उसमें है। जी यार तुम्हारी मेरी बिजनेस मीटिंग बनती है। नाज़रीन, ये था आज का इस पे हाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।